नमस्कार। पब्लिक न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहली बार बल्कि मैं ये कहूं कि पब्लिक न्यूज के टीवी के प्लेटफॉर्म पर हम एक ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं और इस ज्योतिष सम्मेलन में देश के जाने माने ज्योतिषी जुड़े हुए हैं और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे एस्ट्रोलॉजिकली, मतलब ज्योतिषीय दृष्टि से, कि कोविड का काल कब समाप्त होगा और कोविड के बाद का जो भारत होगा वो कैसा होगा। क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली जा चुकी हैं। जो फर्स्ट कोविड का प्रसार था उसमें बहुत लाखों लोगों की नौकरियां चली गई थी, बहुत सारे बिजनेस ठप पड़ गए थे। और जैसा सभी को पता है कि जब अर्थव्यवस्था में तेजी रहती है, जब पैसे का आदान प्रदान लेन देन ज्यादा होता है, तभी सबकी दिनचर्या अच्छी चलती है। आज कोविड काल के बाद अभी जब ये बात कही जा रही है कि ये कोविड की एक तीसरी लहर भी आने वाली है, तो वो तीसरी लहर कब आएगी और तीसरी लहर आने के बाद ये भारत या पूरी दुनिया के कई देश हालांकि सामान्य होने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन भारत अभी इससे कोसों दूर है। तो भारत कब सामान्य हो पाएगा, ये हम समझने की कोशिश करेंगे हम जाने माने ज्योतिषियों से। क्योंकि मेरा ये मानना है और आप सभी का मानना है कि जो कुछ भी हमारे जीवन और आपके जीवन में घटता है और देश में जो घटता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक ग्रहों का खेल होता है, ग्रहों का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से आज ये जो कोविड है या जो कोविड की सेकेंड वेव आई है, इसके पीछे भी ग्रहों का प्रभाव कहा जाता है। और जब कोविड की पहली वेव आई थी उस समय जो पंचांग थे, उस पंचांग में इसका जिक्र शुरू में ही किया गया था। इसका मतलब साल भर पहले ही ज्योतिषियों ने ये बता दिया था कि कोविड नाम तो नहीं आया, कोविड तो एक वैज्ञानिक नाम वैज्ञानिकों ने हमारे दिया, डॉक्टरों ने दिया, लेकिन कोई इस तरह की अज्ञात महामारी आएगी जिससे पूरा देश प्रभावित होगा, और वो बात सच निकली। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसी मुद्दे पर हमारे एक ज्योतिषी सम्मेलन कर रहे हैं। अगर इस बीच में आपका कोई सवाल होता है तो हम उस सवाल को भी लेंगे। हम सबसे पहले डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी कई चैनलों पे आते हैं। आज वो गांव में हैं और उनका नेटवर्क कभी कभी गायब हो जाता है। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी को लूंगा। अरविंद जी, आपको क्या लगता है कि ये जो कोविड काल है, जो सेकेंड वेव है, जैसा आपने पिछले दिनों हम लोगों के साथ चर्चा में बताया भी था, आपने और संतोष मंगल जी ने, कि कोविड इधर कम होगा और उसकी रफ्तार लगातार कम होती जा रही है। ये मैं सरकारी आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने व्यक्तिगत स्तर पर भी इसको चेक किया और कोविड की रफ्तार वास्तव में पूरे देश में कम हो रही है। तो निश्चित तौर पर यह ग्रहों का ही परिवर्तन हुआ, जो उसका ही ये नतीजा है कि उसकी रफ्तार कम हो रही है। तो ये कब तक पूरी तरह से सामान्य हो जाएगा और तीसरी लहर क्या कोई आने वाली है, या इसके बाद का जो भारत होगा वो कैसा होगा? देखिए देवकी जी, ये सारी चीजें जो आपने कहा, हम आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं, क्योंकि यह जो भी चीजें होती हैं सब ग्रहों का खेल है। ग्रहम राज्यम अच्छति ग्रहम राज्यम हरति। ग्रह ही राज्य को देता है, ग्रह ही राज्य को लेता है। और व्यक्ति का अगर ग्रह दशा ठीक हो तो व्यक्ति बहुत अच्छा कर सकता है, और ग्रह दशा ठीक नहीं है तो प्रतिकूल परिस्थितियां भी, आपके अनुकूल परिस्थितियां भी प्रतिकूल हो जाती है, और ग्रह दशाएं अच्छी हैं तो आपकी प्रतिकूल परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है। ये सब ग्रह दशाओं का खेल है। अब देखिए, इस समय जो वर्तमान समय चल रहा है, वर्तमान समय में राहु शुक्र और आपका राहु शुक्र बुध, ये तीन ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं कि राहु, अगर आपकी भारत की कुंडली देखा जाए तो भारत की कुंडली में वृष लग्न में राहु है, जो वर्तमान में इस समय राहु भी है, शुक्र भी है, बुध भी है। तो राहु कहते हैं कि अपापग्रह की श्रेणी में आता है और अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि पर बैठा हुआ है, तो बहुत पावरफुल होता है। लेकिन जब शुक्र के साथ आता है तो शुभता को ले लेता है। वहीं बुध भी साथ में बैठा, तो दो शुभ ग्रहों के बीच में यह इस समय अति शुभ और पॉजिटिव फल दे रहा है। तो जब तक ये आया हुआ है शुक्र के साथ, तब से इसकी स्थिति बड़ी अच्छी हो रही है। तो मैं यह कह सकता हूँ
कि लगातार उत्तरोत्तर ग्रहों की स्थिति के कारण कोरोना डाइल्यूट होगा, उसकी इंटेंसिटी कम होगी और 9 जून तक आप देखेंगे 5 मई से लेकर के 9 जून के बीच में कोरोना लगेगा ही नहीं कि कोरोना हुआ था। फिर सारी जिंदगी एकदम पटरी पर आ जाएगी, लोग अपने कार्य में लग जाएंगे और इसका जो आप देख रहे हैं साइड इफेक्ट या पिछली बार जिस तरीके से परेशानियां हुई थी वो परेशानी इस बार नहीं होगी, सब चीजें ठीक हो जाएगी। इसमें ग्रहों का बहुत बड़ा रोल है। फिर आपका भी सूर्य भी आ गया वहीं वृष राशि पर, मेष राशि से सूर्य भी आ गया। तो कहते हैं कि सूर्य शुक्र की जब युति होती है तो भेषज योग बन जाता है। इसमें कोई ना कोई ऐसा खोज हो सकता है, कोई ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे भारत में कोरोना नाम की बीमारी इसका परमानेंट इलाज हो जाए और यह दूर हो जाए। तो सूर्य के होने के नाते सारी चीजें ठीक होगी। ये रहेगा 14 मई से 14 जून तक। तो धीरे धीरे उत्तरोत्तर कोरोना का जो रफ्तार है घटेगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी और वह इस स्थिति में नहीं रहेगा कि लोगों को नुकसान पहुंचावे। अब आज ये भारत की कुंडली से हम आपका तुलनात्मक बतावें तो भारत की कुंडली में वृष लग्न में ही ये चारों ग्रह बैठ गए हैं, तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था सुधरेगी और विदेशों में भी भारत का महत्व बढ़ेगा। इसलिए बढ़ेगा कि यह बहुत ही तेजी से इस महामारी जी अरविंद जी देखिए सिग्नल लॉस हो गया और गांव में चुकी हैं, इस वजह से उनका सिग्नल लॉस हो गया। अब हम डॉक्टर राजेश ओझा जी आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर ये जो वर्तमान सिचुएशन है ये कब समाप्त होगा, मतलब इस कोविड के काल से हम लोग कब बचेंगे, ये भारतवासी कब बचेंगे और आगे का क्या स्थिति रहेगी। सबसे पहले तो सभी को जय माता दी, सभी विद्वानों को एवं आपको। आपने प्रश्न वर्तमान समय बहुत ही अच्छा किया है कि क्या कोविड जो महामारी है इसका समापन कब होगा। 2024 तक शनि की जो दृष्टि है ये मकर की तरफ रहेगी और 2024 से अर्थात अगर कहा जाए तो 2025 से पहले आपको निजात नहीं मिलने का है। ये दृष्टि ये बनती है कि आता रहेगा जाता रहेगा, ऊपर और नीचे की दृष्टि बनती है। मकर राशि के अंतःकरण में या मकर राशि में जब जब भी शनि आता है तो जैसे मंगल की दृष्टि बनती है, ये कोई उत्तम फल नहीं देता है, उठा पटक अनेकों प्रकार की व्याधियों से ग्रसित कर देता है और ऐसी महामारियां देता है कि जिसके अकल्पनीय है, अतुलनीय है, जिसके विषय में हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो वर्तमान में अभी जैसे आचार्य जी ने कहा कि भाई मई और जून में थोड़ा सा रेशो कम मिलेगा, तो ये दृष्टि उनकी बात से सहमत है। परंतु आप देखेंगे 26 मई को भी ग्रहण पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण है, और 9 या 10 जून को भी ग्रहण पड़ रहा है। तो ग्रहण जब 2019 में ये महामारी आई थी उस दौरान भी ग्रहण ही पड़ा था और ग्रहण की जो दृष्टि बनती है, अभी कोरोना महामारी का अगर इसका समापन की अगर बात करते हैं तो 2025 से पहले हमें कोई निजात नहीं मिलने का दिखाई दे रहा है। अभी ग्रहों की अगर दृष्टि देखें या हम अपने राजा की ग्रहों की दृष्टि देखें, क्योंकि जिस राज्य में हम रहते हैं और भारत की जो कुंडली है अगर इसकी स्थिति देखते हैं तो दोनों की स्थितियों को देखने के बाद अभी इस कोरोना में अगर हम पूर्ण रूप से निजात हमें मिलने का कोई योग नहीं दिखाई दे रहा। तो वर्तमान समय में हमें शनि और मंगल या शुक्र बुध का जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है, जब शनि के साथ बृहस्पति होते हैं तो उतने पावरफुल नहीं हो पाते हैं और बृहस्पति अच्छा करना चाहते हैं, परंतु जो शिष्य है शनि वो अपना काम करता रहेगा। तो बृहस्पति यहाँ जीवन और जीवात्मा के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, तो संघर्षशील रहेगा। अभी यहाँ जब तक बृहस्पति उच्च के नहीं होंगे, बृहस्पति की दृष्टि अच्छी नहीं होगी, तब तक हमें कोरोना से निजात मिलने का थोड़ा कम संकेत मिल रहा है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ ये देखना है कि जो 30 मई की जो स्थिति आ रही है या 9 जून का स्थिति आ रही है, इसमें थोड़ा सा हमें कम दिखाई देगा, परंतु आने वाले समय में हमें और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। संतोष जी जी आपका क्या नजरिया है कि ये जो कोविड है ये कब मतलब कब, मैं समाप्ति की बात तो नहीं करता हूं क्योंकि ये वैज्ञानिक भी नहीं कहते हैं कि एक ऐसी बीमारी है जो कभी समाप्त होगी, लेकिन इसका जो असर है
वो नॉर्मल फ्लू की तरह हो जाएगा, जैसे फीवर की तरह हो जाएगा अगर सारे लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। तो जी जी एस्ट्रोलॉजिकली आप क्या देखते हैं? एस्ट्रोलॉजिकली तो ये सर जून के लास्ट तक जो है, जी जून के अंत तक ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जैसे जैसे सूर्य की स्थिति अपने राशि की तरफ बढ़ेगी, यानी सिंह राशि की तरफ सूर्य का गोचर होगा, वैसे वैसे चीजें काफी नॉर्मल हो जाएंगी, बहुत सामान्य रूप से सब लोग सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। जी लेकिन ये अंत तक ये सही कह रहे हैं आचार्य जी जो कह रहे हैं कि जब भी शनि जो है मकर और कुंभ राशि में रहा है भारत की कुंडली में, चाहे वह 1951 से लेकर के 91 से लेकर के 95 तक या 61 से लेकर के 66 तक, तब तक भारत में उथल पुथल की स्थिति रही है, कहीं न किसी स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे या किसी और स्तर पे दिक्कत की स्थिति रही है। तो दिक्कत की स्थिति तो रहेगी, लेकिन इस कोरोना से जो है, इससे यह जो ग्रहों की युति बनी है, सूर्य बुध शुक्र और राहु की जो युति बनी है, ये 4 ग्रही युति जो बनी हुई है इन लग्न में, इससे निश्चित रूप से इसके प्रभाव में कमी होगी, कोरोना के प्रभाव में कमी होगी। और इसका कोई नया इलाज भी संभव है कि कोई नया इलाज आ जाए और चीजें कुछ नई अनुसंधान हो जाए, इस पे नई खोज आ जाए, जिससे काफी राहत मिलने की स्थिति बनेगी। जी। तो अब डॉक्टर शैलेश मणि त्रिपाठी जी, हम ये समझना चाहेंगे, यही सवाल जो हमने अभी इससे पहले किया, कि आखिर ये जो वर्तमान सिचुएशन चल रही है, इससे राहत लोगों को कब मिलेगी? सबसे पहले सभी लोग को नमस्कार। इसमें हम लोग भारत की कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो इस समय अष्टमेश का प्रत्यंतर दशा चल रही है, चंद्र में, शनि में, बृहस्पति का चल रहा है अष्टमेश का। इसलिए अचानक बहुत चीजें हो रही हैं, क्योंकि अष्टमेश जो कारक होता है वो बहुत चीजों का कारक होता है, मतलब उसमें आप कोई चीज प्रेडिक्शन नहीं कर सकते क्या क्या चीज हो रही है। और ये लगभग 15 अप्रैल से शुरू हुआ है और 4 जुलाई तक कम से कम ये रहेगा। और इसी बीच नए नई चीजें होती चली जा रही हैं, नए नए होते जा रहे हैं। इसमें जो निगेटिव पॉइंट्स है कि लोग की दिक्कतें तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी और बढ़ी भी और धीरे धीरे घटेंगी भी, लेकिन कुछ नए इन्वेंशन भी होंगे जिससे कोविड में कुछ चीजें सुधार भी होगा। जैसे DRDO द्वारा कुछ चीजें भी, दवाइयां बनी हैं। लेकिन इसके साथ एक तथ्य और रखना चाहता हूं कि कोरोना वायरस तो एक तरीके से एक जिंदगी का पार्ट्स ऑफ लाइफ हो जाएगा, क्योंकि एक नॉर्मल के तरीके से हो जाएगा, लेकिन उसके बाद से और कुछ वायरस या कुछ नई आपदाएं भी हिंदुस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर आ सकती हैं। जैसे अभी चक्रवात तूफान का चल रहा है, ब्लैक फंगस टाइप चीजें जो चल रही हैं, इस टाइप की भी चीजें अभी आने वाले समय में हमको और चीजें देखने को मिलेंगी। और उसके अलावा अगर कोरोना को पूरी तरीके से अगर आप खात्मा क्या सोच रहे हैं कि 2022 नवंबर तक इसमें बहुत ज्यादा आ जाएगा और एक नॉर्मल की तरह रहेगा। अभी 4 जुलाई तक की स्थितियां जो हैं वो धीरे धीरे तक अपने आप धीरे धीरे सुधरती बिगड़ती और ठीक हो जाएंगी। 4 जुलाई के बाद जो स्थितियां आएंगी उसमें चीजें अपने आप में प्रतिफलित हो जाएंगी और अच्छा हो जाएगा, उससे थोड़ा सा बच के रहेगा। और उसमें भारत को कोरोना से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन कोरोना से तो राहत मिल जाएगी, और चीजें भी भारत को झेलनी पड़ेंगी, जैसे चक्रवात, तूफान, भूकंप के झटके या युद्ध की आशंकाएं, इस तरीके से भी चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा पॉजिटिव चीज में यह है कि बाहर से हिंदुस्तान को, मतलब फॉरेन से हिंदुस्तान को बहुत सपोर्ट मिलेगा। चाहे वो कोई भी वो हो देश, वो पूरी तरीके से भारत के लिए सपोर्ट रहेगा, चाहे वो छोटा देश हो या बड़ा देश हो, उसका सपोर्ट पूरी तरह मिलेगा। क्योंकि इस समय जो है चंद्रमा जो है विपरीत 12वें भाव में चल रहा है, जिसके कारण हमको ये मिलेगा। लेकिन राहु केतु दोनों केंद्र में आने के कारण कुछ नई बीमारियों का भी उत्पन्न होने का बिल्कुल वो दिखता है, क्लियर कर दिखता है, जिसमें ब्लैक फंगस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इस समय आ रही हैं। सर डॉक्टर राजेश ओझा जी, ये आप तीनों लोगों की बातचीत से ऐसा जो समझ में आया मुझे कि मतलब जून के बाद से पूरी तरह से इस पे काफी हद तक कोविड नाम की बीमारी से हम लोग काबू पा लेंगे। मतलब एक तरीके से जून के बाद जो जुलाई की शुरुआत होगी, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, वहां से हाँ पूरा देश एक नई जिंदगी, मतलब नए प्रोसेस के साथ
नए तरीके से जीना शुरू करेगा। तो जो सिचुएशन है कोविड के बाद की, जो सिचुएशन है वो कैसी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, बहुत बिजनेस पूरी तरह से ठप पड़ चुका है, मार्केट से खरीदारी हो नहीं रही है, और जो यूथ है, जो बेरोजगार है, उसका कैसे इसमें समावेश होगा, कैसे उसको जॉब मिलेगी, कैसे पूरी तरह से जो अर्थव्यवस्था हमारी 11-12 पर जीडीपी चल रही थी, 9 पर चल रही थी, वो हम वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे? देखिए कि अभी ये जून में जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा 10 जून का, उसके बाद जुलाई फर्स्ट वीक, अर्थात ये कहा जाए कि 10 जुलाई से हमें राहत मिलने का योग बनेगा। उससे पहले भी राहत नहीं। ये एक नया युग, एक बदलता हुआ युग, अनेकों प्रकार के संघर्षों से अगला हमारा जो जीवन है वो प्रारंभ होगा। उस जीवन में हम ये नहीं कह पाएंगे कि हमारा जो जीवन है वो बड़ी सहज होगा। अनेकों प्रकार की व्याधियों से ग्रसित होना, अनेकों प्रकार के मुकाबला करना है, संघर्ष करना। एक हम पुनः अपने उस परिवेश में पेश करेंगे 50 साल या 30 साल या 60 साल पहले थे। हमें अनेकों प्रकार से संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, अनेकों प्रकार की व्याधियों से हमें अगला जो नया युग है, क्योंकि ये कोरोना एक हमें नए युग में, अर्थात ये कहा जाए कि जो हमारे रिश्ते थे, जिन रिश्तों को हम पहचान नहीं पाते, वशीभूत होकर के उन सारे रिश्तों को, क्योंकि राहु कहता है कि मैं स्वरूप बदलता हूं। जब लोगों के पास अत्यधिक कोई वस्तु हो जाए तो उस स्वरूप में लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं। तो ये जो वैश्विक महामारी आई, डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही। जो अभी चर्चा में निकल करके बात आ रही थी, आप भी यही बात कह रहे थे कि जून तक इसमें पूरी तरह से काफी हद तक नियंत्रण पा लिया जाएगा, लेकिन जून के बाद जब स्थितियां सामान्य होंगी तो आम लाइफ कैसे चलेगी, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, लोगों के रोजी और रोजगार कैसे चलेंगे, इस पर ये एस्ट्रोलॉजिकली इस पर क्या नजर आ रहा है भारत की कुंडली पर? देखिए, जो भारत की कुंडली है इसमें इनका 9वें और 10वें शनि है। तो कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। यह प्राचीन काल से, पुरातन काल से अपने देश में ऋषि मुनि थे तब भी, और हमेशा से इस तरह की दिक्कतें, महामारियां, परेशानियां, संकट आती रही है। भूकंप आता रहा है, हर तरह की समस्याओं से यह भारत जूझता रहा है, लेकिन फिर वह कमर कस के नए ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ अपने को सरवाइव किया है। तो जब 9वें 10वें शनि होता है और शनि आजकल अपने घर में ही बैठा हुआ है, तो यह सारी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे ठीक कर देगा। चाहे हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे सोशल सर्विस हो, चाहे राजनीति हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का फील्ड हो, हर फील्ड में भारत का बहुआयामी तरीके से विकास होगा और चतुर्दिक तरीके से भारत इन संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ेगा। क्योंकि शनि हमेशा जुझारू बनाता है, और जब भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो उसमें शनि लड़ने की और क्षमता देता है और संघर्ष करने की क्षमता देता है, और चीजों को पटरी पर लाने में उसके अंदर अद्भुत क्षमता होती है। तो इस तरह की परेशानी हमेशा से आता रहा है, लेकिन इससे नहीं है कि लाइन गड़बड़ हो जाएगा, चाहे व्यक्ति का जीवन प्रभावित हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। फिर व्यक्ति नए तरीके से अपने जीवन को जिएगा, उसका काट ढूंढ लेगा और उसकी कैसे अपने को सक्षम बनाया जाए, कैसे अपने को बेहतर करा जाए, उसी प्रतिकूल परिस्थिति में व्यक्ति जीना सीख जाएगा। तो शनि हर तरीके से ये नुकसान नहीं होने देगा। ठीक है, हमारे सामने एक थ्रेट आया है कि हम कैसे रहें, कैसे जिए, थ्रेट है, लेकिन यह भारत उसको ठीक करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे हिसाब से सब चीजें लाइन अप होगा। पॉजिटिव सोचने की जरूरत है, क्योंकि इन्वायरमेंट पूरा निगेटिव हो गया था। जब हम निगेटिव किसी बारे में सोचेंगे तो वह हमेशा निगेटिव में हम रहेंगे। कहते हैं कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार गए तो हार गए, मन से जीत गए तो जीत गए। तो व्यक्ति अगर सकारात्मक सोच को लेकर के कार्य करे तो बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। दूसरी बात है कि भारत की कुंडली में जो राहु है,
लग्न में ही बैठा है, तो हमेशा कोई न कोई परेशानी, प्रतिकूल परिस्थिति, कोई न कोई बीमारी, कोई न कोई थ्रेट, कोई न कोई चैलेंज हमेशा देगा। भारत की कुंडली ही ऐसी है। लेकिन जब भी कहते हैं कि जब किसी चीज की आवश्यकता होती है तो ग्रह हर चीज का अपना काट ढूंढ लेता है, उसका आविष्कार कर लेता है। तो भारत अपनी कोई न कोई नई व्यवस्था कर लेगा। अगर कंस था तो कंस को मारने के लिए कृष्ण पैदा हुए, रावण हुआ तो रावण का वध करने के लिए राम पैदा। नहीं तो अगर ये मान लीजिए विशाल रूपी राक्षस है जी। भारत की जो कुंडली आप देखते हैं आप लोग, वो उसे कैसे देखते हैं? मतलब ये 1947-48 से देखते हैं या कोई और उससे पहले की कोई कुंडली है भारत की, उसके जन्म की? 15 अगस्त जिस दिन देश आजाद हुआ, 1947 जिस दिन देश आजाद हुआ उस दिन की 12 बजे की रात को हमने बनाई, कुंडली बनती है, उस दिन बनाया जी। अच्छा, उसी के हिसाब से बनती है वृषभ लग्न की कुंडली में राहु बैठा हाँ, हुआ है, वृषभ लग्न के हिसाब से बनती है। लग्न में राहु है, वृश्चिक का केतु है, कर्तव्य है कि अनेकों और इसमें जो उलझनों को देना, और इसमें जो कुंडली है ये इस प्रकार से है। और अगर निजात की बात करते हैं, भारत के कुंडली की भी बात करते हैं, देखिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की कुंडली में तीसरे भाव में सूर्य, शनि, बुध, शुक्र, चंद्रमा एक साथ ग्रह बैठे हुए हैं। पांच ग्रह बैठा हुआ है। और कहते हैं कि किसी की कुंडली को देखना हो तो चंद्रमा की पोजीशन देख लीजिए। तो चंद्रमा भारत की कुंडली में बहुत अच्छा है, तो भारत उत्तरोत्तर प्रगति करेगा, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे योग का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का फील्ड हो, चाहे आविष्कार को, हर फील्ड में भारत अग्रणी रहेगा। और चाहे जितनी प्रतिकूल परिस्थिति हो वो अपने को सर्वाइव करेगा। रीजन ये पांचों ग्रह भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो भाग्य भी साथ देगा, परिस्थितियां भी साथ देंगी और व्यक्ति अपने मेहनत से, तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है, मेहनत का भाव होता है, तो व्यक्ति हमेशा मेहनत करके आगे बढ़ता है। और अगर इसको चंद्र कुंडली अगर आप देखेंगे तो लग्न में सूर्य, शनि, शुक्र, बुध, जब भी सामने भारत के सामने कोई चुनौती आएगी तो उसके हौसले बुलंद हो जाएंगे, वो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए भारत हमेशा हर मोर्चे पर आगे बढ़ेगा। तो भारत की कुंडली बड़ी जबरदस्त एक तरीके से आप कह लीजिए, तो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा जी। मतलब मैं आपके कहने का आशय ये है कि कुछ भी हो, हम भारत हर चीज का मुकाबला करके आगे बढ़ेगा, जैसे कोविड का मुकाबला करके आगे बढ़ रहा है। संतोष कुमार मंगल जी, आपको क्या लगता है इस कुंडली में आपकी नजर कहां तक जाती है, कितनी गहराई तक जाती है, और क्या आपको लग रहा है कि भारत की कुंडली को अगर आप नजर उस पर नजर डालें तो आज की जो परिस्थिति है और आगे की परिस्थिति में कैसा होने वाला है, क्या समय आने वाला है? जी अभी जो समय चल रहा है वो चंद्रमा में शनि का चल रहा है। भारत की कुंडली से अगर देखे हैं तो चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रहा है जी। और यह 11 जुलाई 2021 तक है। तो ये शुरू हुआ था 11 दिसंबर 2019 से शुरू हुआ था और 11 जुलाई 2021 तक जो है चंद्रमा में शनि है। और पीछे इन समय में 19 से लेकर के 21 के बीच में हम लोग काफी परेशान रहे हैं, चाहे बीमारी से, रोग से या अन्य चीजों से। लेकिन अब जो महादशा शुरू होने वाली है चंद्रमा में बुध की 11 जुलाई 2021 से लेकर के 11 दिसंबर 2022 तक चंद्रमा में बुध की महादशा शुरू होने वाली है। और बुध जो है भारत के लग्न के हिसाब से, वृष लग्न के हिसाब से पंचमेश और द्वितीयश है। द्वितीय भाव का कारक है, नहीं धन भाव का कारक है, कुटुंब का कारक है और पंचम स्थान का कारक है। तो इससे लग रहा है कि बुध की अंतर्दशा में जो है शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में नए अनुसंधान होंगे और चीजें काफी सुधार की स्थिति होगी। इसके अलावा श्रमिकों के लिए, श्रमिकों के कल्याण के लिए नई योजनाएं बनेंगी। इसके साथ साथ सत्ता पक्ष की स्थिति थोड़ी सी कमजोर होगी, क्योंकि मंगल जो है देख रहा है, शनि को देख रहा है, शनि भाग्य स्थान में, सत्ता पक्ष की स्थिति को निश्चित रूप से थोड़ा कमजोर करेगा। इसके साथ साथ सार्वजनिक जो संस्थाएं हैं उसमें थोड़ी सी स्थिति मतलब कि कमजोर दिखाई दे रही है। जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं उनकी स्थिति कमजोर होगी।
लेकिन वित्तीय स्थिति हमारी जो है किसी न किसी तरह से अच्छी होगी, क्योंकि बुध वित्त का कारक है, धन का कारक है, और जो कारक ग्रह शनि के साथ तृतीय स्थान में बैठा हुआ है, तो किसी न किसी तरह से हम इस चीज को, जो यह आपदा जो चल रहा है, इसको इस आपदा से निकल करके और नए उद्योग स्थापित करेंगे, नई दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे और रोजगार के नए अवसर निश्चित रूप से बनेंगे। डॉक्टर शैलेश जी, आप क्या देखते हैं भारत की कुंडली में कि आगे का समय कैसा होगा? इस कोविड काल के बाद की हम बात कर रहे हैं सर। कोविड काल के बाद जो अभी समय आएगा, जो जुलाई के बाद थोड़ा सा बेहतर होने की उम्मीद है जी। उसके बाद से क्या होगा कि बाहर की बहुत सी कंपनियां जो हैं, जो मतलब विदेश से बहुत सी कंपनियां होंगी, वो हिंदुस्तान की ओर अग्रसर होंगी अपना संयंत्र लगाने के लिए या अपनी चीजों को लगाने के लिए। और जो हिंदुस्तान का अपना जो संसाधन है, उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। सबसे पहली बात तो ये है, व्यापार के क्षेत्र में बहुत ज्यादा वृद्धि होने की संभावना है। सबसे अधिक व्यापार समुद्री से लेके और सभी सीमाओं से लेके हर तरह से फायदा मिलेगा। सबसे अच्छा फायदा जो होगा ये व्यापार, शिक्षा को लेगा, और वैज्ञानिकों का जो एक रोल होगा इस नए कोविड काल में, ये सबसे ऊपर प्रभावशाली उड़ के आएगा। जो विज्ञान का जो इस बार जो वो होगा, मतलब प्रभाव होगा, वो सबसे अच्छा होगा। वैज्ञानिकों का जो हमारे देश में जो शुरू से अच्छा रहा है, कभी उनका अपना योगदान सबसे अधिक रहा, वो योगदान और भी बढ़ के आएगा। उसके अलावा शिक्षा, व्यापार, इन सब में भी एक अच्छा हम लोग का मौका मिलेगा। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि स्थितियां सुधरेंगी और बेहतर होंगे? हाँ, इससे बहुत बेहतर होंगी। और सबसे अधिक जो है, जो गरीब तबका है, जो बिल्कुल निचले तबके का व्यक्ति है, जिसको कुछ नहीं मिल रहा है संसाधन के नाम पर, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू होंगी और उसको योजनाओं का लाभ भी मिलना शुरू होगा इन्हीं सब सालों में। अच्छा, डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी, हमारी आवाज आ रही है? आ रही जी। ये मतलब इस पूरी चर्चा के दौरान यही बात निकल करके आई कि कोविड के काल का जो समय, कोविड काल के बाद का जो समय होगा, वो खराब नहीं होगा। आप सभी लोगों ने एक ही बात को अलग अलग तरीके से और रखा। डॉक्टर साहब, ये किस दिशा में भारत आगे बढ़ेगा? कोई एक पर्टिकुलर जिसमें सबसे ज्यादा तेजी उसकी दिखाई दे रही हो? जैसे ज्योतिषीय गणना, जब ज्योतिषीय गणना करते हैं तो उसमें आप लोग देखते हैं और बता देते हैं कि ये व्यक्ति IAS होगा, ये व्यक्ति इस फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में जाएगा, ये व्यक्ति डॉक्टरी फील्ड में जाएगा, ये व्यक्ति पत्रकारिता में जाएगा, ये व्यक्ति टीचिंग में जाएगा, और उसी से जुड़े हुए हिस्से की तरफ वो आगे बढ़ता भी है। तो आपको क्या लगता है कि किस दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ेगा? देखिए देवकी जी, अभी जो इसकी दशा चल रही है, जो भारत की कुंडली में जो दशा चल रहा है, वो चंद्रमा की महादशा में शनि 12 जून को खत्म हो जाएगा। इसके बाद आएगा चंद्रमा में बुध, और जब बुध आएगा तो बुध भारत की कुंडली में ये बैठा हुआ अपने घर से दूसरे, और नौमेश दशमेश शनि है। तो भारत आयुध के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और नए नए तरीके के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। क्योंकि शनि से रिलेटेड चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, चाहे मेडिकल के फील्ड में हो, चाहे युद्ध के क्षेत्र में हो। इसमें ऐसे ऐसी चीजें, मिसाइलें, टैंक, इस तरीके की चीजें खोज होगी, जो इससे भारत आत्मनिर्भर होगा और भारत की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। और बुध है तो बुध फाइनेंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कराता है, और भेषज तो मेडिकल का फील्ड हो, चाहे टेक्निकल फील्ड हो, चाहे लड़ाई में युद्ध आयुध के क्षेत्र में हो, चाहे मिसाइल के क्षेत्र में, बहुत बड़ा भारत काम करेगा। और इस कार्य से भारत की महत्व बढ़ेगा और भारत विश्व में अग्रणी होगा। योगा है, विज्ञान है, टेक्निकल चीजों में काफी आगे बढ़ेगा, और वो देखा जाए तो इकोनॉमिकली बहुत ही साउंड होगा। तो आने वाला जून 21 से लेकर के जून 23 तक का जो टाइम है, वह भारत के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो चीजें आप देख रहे हैं, यह भारत के विकास के लिए उर्वरक का काम करेगा।
उर्वरक का काम करेगा। जो चीजें आप देख रहे हैं, परेशानियां हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, विरोध की स्थिति आ रही है, प्रकृति साथ नहीं दे रहा है, महामारी है, नए तरीके के चैलेंजेस हैं, इस चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए बहुत आगे करेगा। चंद्रमा जब भी अपने घर का हो और उसकी जब दशा चलती है तो व्यक्ति बहुत अच्छा करता है, तो देश अपना बहुत तरक्की करेगा और जो टॉप 2-3-1-3 में भारत का नाम होगा, जो टॉप अग्रणी होगा, भारत विश्व में अग्रणी होगा, ये भारत की भूमिका होगी। तो चंद्रमा, बुध और केतु, शुक्र जो आने वाला समय है ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा भारत के लिए। जी डॉक्टर आचार्य राजेश ओझा जी, एक अब हम यहाँ समझना चाहेंगे, क्योंकि आज की तारीख में ये जो कोविड की दूसरी लहर आई, इसमें सबसे ज्यादा लोग परेशान हुए व्यवस्था से। मतलब जो हॉस्पिटलाइजेशन है उनको हॉस्पिटल नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, जो सबसे परमानेंट हम लोग फ्री में लेते रहते हैं वो ऑक्सीजन भी उन लोगों को नहीं मिल पाई। मतलब कहीं ना कहीं से हमारा जो संसाधन है वो बहुत कमजोर है। तो क्या आपको कोई ऐसी स्थिति नजर आ रही है कि इसके बाद, जो कोविड काल के बाद, ये जो हमारी सरकारें हैं जिन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया, अभी जो सरकार, भाई कोविड का जो फर्स्ट काल आया उसके बाद जो सेकेंड वेव आई है, उसके बीच में सरकारों के पास बहुत टाइम था, लेकिन सरकारों ने कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से हजारों लोग मरे हैं। जो डेटा सरकारी आंकड़ा है उसके कम से कम 10 से 20 गुना ज्यादा लोग मरे हैं। तो क्या हेल्थ सेक्टर पर ऐसा कोई दिख रहा है एस्ट्रोलॉजिकली कि क्या सरकार हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए कुछ करेगी या नहीं करेगी? देखिए, अब यहाँ पर दो स्थिति आती है। दोनों स्थितियां क्या है कि एक तो भारत की कुंडली, दूसरा जो भारत के ऊपर राज्य कर रहा है उसकी कुंडली, जो हमारा राजा है जी, भारत का राजा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। अब यहाँ नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है और भारत की कुंडली है, दोनों को ही देखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एकाग्र भाव से कार्य नहीं है, यहाँ दोनों भावों को देखना अनिवार्य है। यहाँ पर जो भारत की कुंडली बन रही है, अभी आचार्य जी ने कहा कि जो चंद्रमा में बुध की है ये बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बनेगा, परंतु जो कोरोना का प्रारंभ हुआ था, चंद्रमा में शुक्र की महादशा थी, अंतर्दशा, जिस समय कोरोना आया हुआ था। दूसरी स्थिति है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी की कुंडली बनती है, यहाँ पर शुक्र शनि इनके 10th हाउस में उत्तम भाव तो देंगे, 10वें भाव में शुक्र शनि की स्थिति, सूर्य जो शत्रु सिंह राशि में हो जाते हैं, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और देश विदेश की अगर स्थिति की बात करें, अत्यधिक इनको हेल्थ सेक्टर से लेकर के और सुरक्षा बलों को लेकर के वर्तमान में देश विदेश इनको सहायता अत्यधिक मिलेगा। हेल्थ सेक्टर पर काम करना पड़ेगा, परंतु यहाँ पर जो शनि है, जो तीसरा लहर आने के लिए तैयार है, जब तक बृहस्पति उच्च के नहीं हो जाते, बृहस्पति मजबूत नहीं होंगे, तब तक तीसरी लहर में भी सरकार को फेल होना पड़ेगा, क्योंकि ग्रह अपनी सामने किसी को टिकने नहीं देते हैं। तो यहाँ पर अहंकार जो है, राहु इन लोगों के अहंकार का दमन करता है। ये कहते हैं कि हमने पूर्ण व्यवस्था कर लिया है, परंतु जब जनता में त्राहिमाम होता है, शनि त्राहिमाम कराता है, तो उस दौरान ये कहते हैं कि हमने तो सब कुछ किया परंतु सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो वर्तमान की अगर दृष्टि की मैं बात करूं, तो जो राजा की कुंडली है वो भी बड़ा संघर्ष है। यहाँ पर राजा की भी कुंडली में बहुत ही संघर्ष दिखाई दे रहा है और भारत के कुंडली में थोड़ा सा प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को भी देश काल स्थिति में जनता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और हेल्थ सेक्टर में इनको अत्यधिक मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो अनेकों प्रकार के समस्याओं से पुनः जूझना भी पड़ेगा। संतोष कुमार मंगल जी, आपको क्या लगता है कि आगे की जो सिचुएशन है उसमें कौन कौन से सेक्टर प्रभावी होंगे? क्योंकि आज की तारीख में तो सब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि सबसे पहले हेल्थ सेक्टर प्रभावी हो, कि कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो तो उसे इलाज मिल सके। शहरों में तो हॉस्पिटल हैं, लेकिन गांव के इलाके में तो हॉस्पिटल भी नहीं है, जहां पर उनका टेस्ट भी नहीं हो रहा है। हॉस्पिटल ना होने की वजह से टेस्टिंग भी नहीं हो पा रही है, वो हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं हो रहा है। नोएडा जो दिल्ली के बगल में है, जेवर, सभी लोगों ने नाम सुना होगा, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जो देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। उस जेवर में लोग पेड़ों के नीचे
वो क्या बोलते हैं, ग्लूकोज की बोतल लगा करके अपना इलाज करा रहे हैं कोविड के पेशेंट। तो जहां ये स्थिति हो हेल्थ सेक्टर की, तो क्या इसमें कोई सुधार के चांस, क्योंकि सबकी उम्मीद हेल्थ सेक्टर पर ही है, क्योंकि सबसे पहले हेल्थ कहा जाता है, हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ सेक्टर में क्या कोई ऐसा कोई युक्ति ग्रहों की बन रही है कि हेल्थ सेक्टर में थोड़ा सुधार होने के चांस हैं? ये सरकार करेगी या जो आगे सरकार आएगी वो करेगी क्या? जी जी जी, देखिए आने वाला जो समय है वो चंद्रमा में बुध का समय है। चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा रहेगी, और बुध जो है भारत की कुंडली में द्वितीयेश और पंचमेश है, यानी कि शिक्षा का कारक भी है, और षष्टम से द्वादश होने से, पंचमेश होने से रोग के लिए या रोग के शमन का भी कारक है। तो मुझे लग रहा है कि शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार के लिए बहुत सारे कार्य किए जाएंगे आने वाले समय में, और इससे निश्चित रूप से कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी या फिर नया अनुसंधान होगा, और इससे काफी लोगों को लाभ मिलेगा शिक्षा के क्षेत्र में। इसके साथ साथ वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में, वित्त से संबंधित समस्याओं, वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में भी कुछ नया काम होगा। और जो श्रमिक वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग काम करने वाले हैं, उनके लिए सरकार विशेष योजनाएं बनाएंगी, उनके लिए लाभ की स्थिति बनेगी, उनको लाभ पहुंचाने की स्थिति सरकार बनाएगी किसी न किसी रूप में। इसके साथ डेयरी से जुड़े काम जो होते हैं, कृषि से और डेयरी से जुड़े कार्य, इस पे विशेष फोकस होगा गवर्नमेंट का, और इसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आगे बढ़ाने के लिए जो है प्रयास करेंगे कि ये लोकल स्तर पे कृषि कार्य और डेयरी के कार्य, या फिर जो है और जो लोकल स्तर पे जो मतलब कि छोटे छोटे उद्योग हैं, इस तरह के उद्योग को बढ़ावा मिले, इस तरह का कार्य सरकार करेगी बुध की दशा में, अंतर्दशा में। अच्छा डॉक्टर शैलेश जी, 26 मई को जो आप लोगों ने बताया कि ग्रहण लग रहा है, तो ये ग्रहण की जो स्थिति बन रही है, ये ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद क्या सिचुएशन रहेगी? देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस कोविड पर और इस काल पर? देखिए 26 मई को पड़ रहा है, फिर जून में भी है ग्रहणों का जो इफेक्ट है। ग्रहण का तो अपना इफेक्ट होता ही होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रहण आज से नहीं, ग्रहण तो शुरू से लगते आए हैं। कोविड से पहले भी ग्रहण लगे हैं, उससे भी निजातें पाई हुई हैं। तो ग्रहण के बाद चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत में नहीं आएंगी, मतलब सुधरने के प्लेस में होगा। पिछले बार मैंने एक चीज छोड़ दिया था, आयुर्वेद के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा तरक्की होने की संभावना है। आयुर्वेद तो जो प्राकृतिक संसाधन है, जो आयुर्वेद के ऊपर जो आजकल काम चल रहा है, सबसे अधिक जो इस समय काम चल रहा है, हर कंपनियां तुलसी हल्दी बनाना शुरू कर दी हैं जितनी कंपनी। तो आयुर्वेद के ऊपर भी बहुत ज्यादा ये 2021 के बाद से आयुर्वेद और आयुष जो हमारा है, होम्योपैथिक, यूनानी, इन सब पे भी बहुत ज्यादा काम होने की संभावनाएं हैं। और स्वास्थ्य विभाग पे तो बिल्कुल बहुत ज्यादा काम होने की संभावना है। स्वास्थ्य विभाग में जो उन्नति दिखेगी वो बहुत ज्यादा उन्नति दिखेगी इसी सरकार द्वारा। स्वास्थ्य विभाग जो होगा, तीसरी लहर अगर आती है देश के ऊपर, वो तो हर जगह आ ही रही है, उसमें कोई समस्या नहीं है। उसके लिए पूरी तरीके से सरकार तैयार होगी, और वो हर जगह गांव लेवल पे सबसे अधिक तरीके से स्वास्थ्य और सामुदायिक केंद्र जो होंगे उसको पूरी तरीके से सही किया जाएगा। इस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे, उसमें बहुत ज्यादा सुधार होंगे आने वाले समय में, और ये आने वाले 3 महीने के अंदर आपको ये चीजें परिवर्तन दिखने लगेगा स्वास्थ्य से रिलेटेड। आपको मतलब जैसे सेकंड लहर में तैयार थी सरकार, उसी तरह से तैयार रहेगी क्या? नहीं, उस तरह से तैयार नहीं रहेगी। सेकंड लहर में तो कोई तैयार थी ही नहीं, बिल्कुल। थर्ड लहर के लिए बिल्कुल तैयार रहेगी। सेकंड लहर में बिल्कुल नहीं तैयार थी। अच्छा डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी, कि आपको क्या लगता है कि जो अब हम कोविड से हट करके थोड़ा हम बात करें, कि अभी जो सिचुएशन चल रही है कोविड की, 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद ये स्थिति थोड़ी, इसमें बदलाव आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैक्सीनेशन एक सबसे बड़ा हथियार है जो कोविड को कंट्रोल कर सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना, विशेषज्ञों का कहना है कि अगर 80% लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाए, पूरी पॉपुलेशन का, तो हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी और इससे कोविड एक नॉर्मल फ्लू की तरह हो करके रह जाएगा।
तो अगर हम इसको देखें एस्ट्रोलॉजिकली, अगर हम देखें तो वैक्सीनेशन की क्या स्थिति आगे भविष्य में रहने वाली है? देखिए, अभी जो ग्रहों के हिसाब से जानना चाहते हैं कि मेरी राय जानना चाह रहे हैं? बिल्कुल, नहीं, ग्रहों के हिसाब से भी, और आपकी राय तो बाद में। देखिए, अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है, जैसे आपका सूर्य हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया, राहु हो गया, ये 4 ग्रह करीब करीब ये रहेगा 1 महीना। फिर इसके बाद आपका 15 जून से लेके 15 जुलाई मिथुन राशि में पहुंच जाएगा। और जैसे जैसे देखेंगे ग्रहों की स्थिति ठीक होगी, तो 15 जून तक आप देखेंगे कि काफी लोगों में वैक्सीनेशन हो जाएगा और जो ग्रहों की स्थिति उसमें अपने आप काफी कंट्रोल हो जाएगा। देखिए, हम आपको थोड़ा सा इससे अलग हट के बात करना चाहते हैं। कहते हैं कि अगर आपकी इम्यून क्षमता अच्छी है तो मौसम चेंज होता है तो आपको कुछ नहीं होता, लेकिन वही अगर इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो सर्दी, जुकाम, एलर्जी, तमाम तरह की प्रॉब्लम बढ़ती है। इसी तरीके से यदि ग्रह दशा आपका ठीक है तो आपके प्रतिकूल ग्रह भी आपके अनुकूल हो जाते हैं, और ग्रह दशा अगर आपका ठीक नहीं है तो छोटी छोटी चीजों को लेकर के भी परेशानियां आती हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा, थोड़ा सा और साइंटिफिक तरीके से ज्योतिष को समझने की जरूरत है। ज्योतिष जैसे मान लीजिए कि इसमें 12 खाने हैं और सारे घर 360 डिग्री पर है, एक घर 30 डिग्री का है, तो 12 3 36, 360 डिग्री पर हर व्यक्ति की कुंडली बनी हुई है। उसमें आप देखते हैं कि एक चंद्रमा ऐसा ग्रह है, कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जायता, तो चंद्रमा हर 2.5 दिन में एक घर को चेंज करता है, तो 30 दिन में ग्रहों को चेंज करता है, तो 30 दिन में पूरी हॉरोस्कोप को चेंज कर लेता है, मतलब अपने घर में आ जाता है। तो उसमें 2.5 दिन वह राहु के साथ होता है, 2.5 दिन केतु के साथ होता है, 2.5 दिन नीच का होता है वो, तो 7.5 लगभग 8 दिन हुआ। तो 8 दिन हर आदमी की कुंडली महीने में खराब होती है। ऐसे परिस्थिति में 8 दिन, तो मान लीजिए अगर नेट सेल में देखा जाए तो एक महीने में 8 दिन, तो 12 महीने में 96 डे, एक साल में लगभग 100 दिन, राउंड फिगर अगर आप 100 दिन मान लें तो 365 दिन का होता है। तो 100 दिन आदमी की, हर व्यक्ति की कुंडली, चाहे ग्रह कितना अच्छा हो, हर व्यक्ति को 100 दिन ग्रहों के चपेट में आना ही पड़ता है, उसको झेलना पड़ता है। चाहे उसको मानसिक तनाव हो, चाहे गलत डिसीजन ले ले, या कोई ऐसा व्यक्ति अचानक है जिस स्ट्रेंजर आके मिलकर उसको नई तरह की समस्या दे दे, कहीं ना कहीं से वह 100 दिन परेशान रहता है। तो कुछ लोग क्या होता है कि 100 दिन एंजॉय करते हैं, 265 दिन भूल जाते हैं। तो इसको ग्रहों के हिसाब से देखने की जरूरत है कि हम 100 दिन अपने को कितना स्ट्रांग रखें कि मैं अपना 265 दिन एंजॉय करूं। तो उसके लिए ग्रहों के हिसाब से अगर व्यक्ति थोड़ा सा सचेत रहे, अलर्ट रहे, तो उसकी हेल्थ और वेल्थ दोनों ठीक रहेगा, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। नहीं, वो तो आने वाला 100 दिन, वो 100 दिन का पता कहां से करें? ये तो आप एस्ट्रोलॉजर हैं, इस वजह से आपको पता है, आपके संपर्क वालों को पता है, जो आपसे सलाह लेते होंगे, आप सारे लोगों से, उनको पता है, लेकिन एक आम आदमी को क्या पता कि कौन सा 2.5 दिन, कौन सा जो 2.5 दिन है उस दिन चंद्रमा। जी कैसे आसान है? इसको ऐसी आसान है कि पब्लिक खुद समझ जाए अपने आप। ये बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा जिस राशि पर होता है, चंद्रमा एक से जैसे 12 राशियां होती है, मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशियां होती है। सबको अपनी राशि याद है, सबको कि आज मेरी राशि मुझे देखना है, तो पंचांग लेकर के वो देखेगा तो 30 दिन का होता है, वो देता है कि चंद्रमा कहां से कहां तक है। तो जब चंद्रमा अगर देख ले कि वो राहु के साथ है, राहु मतलब राहु जिस घर में उसके साथ बैठा है, या केतु के साथ बैठा है, या वृश्चिक राशि बैठा 8 नंबर नीच का बैठा है, वो कोई भी व्यक्ति, सामान्य आदमी उसको देख करके अपने को अलर्ट रह सकता है, सचेत रह सकता है। क्योंकि अगर आप जैसे मान लीजिए आपको पता है कि परेशानी आनी है, अगर आप पहले से अवेयर रहेंगे तो परेशानी तो आना है, आएगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। आप बच सकते हैं, छतरी लगा के, उपाय करके, सावधानी बरत करके आप बच सकते हैं। तो वो 8 दिन आपको बचाना है, वो 8 दिन बच गए तो आपका 96 दिन 100 दिन में बच गया, तो 265 दिन आप इंजॉय कर सकते हैं। और जो आपका खराब समय है उसको भी सचेत रह के आप इंजॉय कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आधा गिलास पानी है, मान लीजिए आधा गिलास पानी है, कोई कहता है यार तो आधा गिलास ऐसे तो प्यासी नहीं बुझेगी, कोई कहता है यार कम से कम चलो और तो गीला हो जाएगा, कम से कम हम प्यासे तो गला तो नहीं सूखेगा।
तो डिपेंड करता है कि आप किसी निगेटिव चीज को कैसे लेते हैं, डिपेंड करता है आप किसी चीज को कैसे सोचते हैं, कैसे लेते हैं। कई बार निगेटिविटी में भी, कई बार उसमें भी अवसर मिलते हैं, कई बार प्रतिकूल परिस्थिति में भी अवसर की तलाश होती है। असफलता ही सफलता की प्रथम सीढ़ी होती है। तो जो प्रतिकूल समय होता है वो आपके अनुकूल समय आने का, अच्छा करने का गोल्डन चांस है। तो जब भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है, हम ज्योतिष की भाषा में उसको अच्छा मानते हैं, क्योंकि जब आपका समय अच्छा होता है तो आपके साथ सब अच्छे लोग जुड़ते हैं। आपको पता नहीं चलता है कि आपके लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन जैसे आपकी प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो आपके अपने ही पिंड छोड़ देते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कौन है। तो वही प्रतिकूल परिस्थिति आपको बताता है कि आपके अपने कौन है। तो जो संकट काल में आपका साथ दे वही आपका अपना है। तो संकट काल जीने की कला सिखाता है, व्यक्ति को मजबूती सिखाता है और कैसे अपने जीवन दर्शन को सुधारे उसको सिखाता है। तो जब भी कोई निगेटिव चीज आवे वो समझिए कि आपके गोल्डन अपॉर्चुनिटी का अवसर आ रहा है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि 96 दिन ऐसा होता है साल में जो हर व्यक्ति का समय खराब होता है। ये बहुत नई जानकारी एक तरह की है, मेरे लिए है, बाकी हो सकता है बहुत सारे लोग जानते हो, आप सारे लोग जानते ही होंगे क्योंकि आप लोग एस्ट्रोलॉजर हैं। डॉक्टर आचार्य राजेश ओझा जी, अब हम ये समझना चाहेंगे कि आखिर ये जो कोविड काल चल रहा है, लोग घरों में हैं, परेशान हैं, होता क्या है कि जब आदमी परेशान होता है तब उसे भगवत भजन जो है उसे याद आता है, भगवान की याद आती है। उससे पहले वो याद नहीं आता है। जब अच्छा दिन चल रहा होता है, जैसे डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी बता रहे थे, तो ईश्वर को कम याद करता है, लेकिन जैसे ही संकट काल आता है वो ईश्वर को याद। तो ये जो समय है भगवान को याद बहुत सारे लोग याद कर रहे हैं। तो कौन सा ऐसा तरीका हो जो उनके लिए बेहतर और मुफीद हो सकता है ईश्वर तक पहुंचने का, ईश्वर को अपने ध्यान लगाने का, कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है? इस समय यदि आप सहज मंत्र उच्चारण कर सकें तो घर के अंदर रहने, जैसे हम परिवार के साथ रहते हैं, एक तो हमारी मन प्रसन्न तन तेज विराजा, और हम यदि ओंकार का उच्चारण करें या गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, क्योंकि साधना का समय है। आप अकेले रहते हैं, जब भी कोई महामारी आती है या कोई विपत्ति आती है तो आदि जगदम्बा, अपरा अम्बा जगदम्बा की जब आप आराधना करते हैं तो आपको संपूर्ण मार्ग को बड़े प्रशस्त तरीके से, बड़े सहज भाव से हमें मार्ग मिल जाता है। तो ऐसी अवस्था जब भी आए हमें गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, भगवती की आराधना करना चाहिए, महामृत्युंजय का करना चाहिए। यह एक नियम बना ले, हवनात्मक यज्ञ हम अपने घर में परिवार के साथ यदि प्रतिदिन आहुति देना प्रारंभ कर दें तो उस अग्नि से, उस अग्नि तत्व के बल से हमारे घर में एक सकारात्मक एनर्जी आती है, ताकत आती है। और हम जो चंद्रमा पीड़ित हैं, मानसिक स्थिति, डिप्रेशन है, जिस समय जब ऐसी महामारी आती है तो आपको घर में 3 दिन बहुत अच्छा लगता है, परंतु जो चौथा दिन आता है, जो कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो परिवार से हर समय कार्य क्षेत्र में रहते हैं, अगर उनको एक बैग रोक दिया जाए तो अनेकों प्रकार की व्याधियों से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे में जब आप साधना करते हैं, किसी भी मंत्र की साधना करें और अपने घर में प्रसन्न पूर्ण होकर के यदि आप साधना करते हैं तो आपको हर तरह से लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। और नहीं तो मानसिक रूप से तो हम इस समय तनावपूर्ण हो जाते हैं और कहते हैं कि जब चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति मानसिक तनाव में चला जाता है। अभी आचार्य जी ने कहा कि 8 दिन की स्थिति और 96 दिन, जिस समय आप प्रसन्न हो जाएं, जिस समय आप अत्यधिक प्रसन्न हो तो समझ जाना चाहिए कि आज मेरा ग्रह बहुत ही अच्छा है। जब अनेकों प्रकार के उलझनों में आप ग्रसित हो जाएं तो ये मान लेना चाहिए कि आज हमारा जो चंद्रमा है वह पीड़ित है, और चंद्रमा पीड़ित होने के कारण से अनेकों प्रकार की व्याधियों से आप ग्रसित हो जाते हैं, अनेकों प्रकार के उलझनों से आप उलझे पड़े रहते हैं, आपको कोई मार्ग नहीं मिलता। जिस समय आप प्रसन्न हो, भगवत विधि पूर्वक से जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको साधना से संपूर्ण कार्य को करने की क्षमता मिल जाती है। और संसाधन नहीं है, साधना बड़ी है, और साधना के बल से कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए उसे हम आप दूर कर सकते हैं। तो ऐसे अवस्था में हमें साधना की जरूरत है। महामृत्युंजय, गायत्री, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या नारायण कवच का आप पाठ करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। ऐसे समय में ये करना चाहिए। संतोष कुमार मंगल जी,
ये जी जो जी पूरी बातचीत से अरविंद जी की और डॉक्टर आचार्य राजेश ओझा जी की बातचीत से ये लग रहा है कि पूरे जो ग्रह हमारे हैं उन ग्रहों में जी चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और सबसे जी जी प्रभावशाली ग्रह है, जो सब पर प्रभाव छोड़ता है। जी जी जो बिल्कुल, चंद्रमा जो जो है मन का कारक ग्रह है। साल में 365 दिन में से 100 जी दिन जी जो है वो परेशान कर जी सकता है लोगों को। भाई ये जी तो जी प्रत्यक्ष ग्रह के रूप में मैं मानता हूं कि सूर्य और चंद्रमा दो प्रत्यक्ष ग्रह हैं जो सबको सबको जी अपनी नंगी आंखों से जो लोग जी देख सकते हैं। तो इस जी चंद्रमा जी को अपना बस में रखना, कोई बस में तो रख नहीं सकता है। चंद्रमा जी को जी जी कैसे खुश रखा जाए कि वो जी आप पर चंद्रमा कुदृष्टि न डालें, उनका बैड इम्पैक्ट ना पड़े। चंद्रमा को खुश घर रखने में के लिए माता जी भगवान हो, भोलेनाथ की पूजा यदि की घर जाए। में माता जी हो तो माता जी का जी चरण छूना प्रारंभ कर दें, जी अर्थात जी नारी का सम्मान करना प्रारंभ कर दें, तो देखिए फिर जी जी कैसे बिल्कुल, चंद्रमा। चंद्रमा माता का और कारक होता है। तो माता जी का चरण छुएं, माता से आशीर्वाद लें तो चंद्रमा प्रसन्न रहेंगे। इसके अलावा भोले शंकर नाथ की पूजा करें, उनकी कृपा प्राप्त करें तो चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो जाएगी और चंद्रमा मजबूत रहेंगे। जी शैलेश जी, जी चूंकि मैं चंद्रमा पर ही बात आपसे भी करूंगा, क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है कि जी चंद्रमा मन है। मन जी जितना चंचल होता है, मतलब चंचल होता है, हमेशा मन में कुछ ना कुछ चला करता है। कभी अच्छी बातें चलती हैं, कभी खराब बातें चलती हैं। ये सब चंद्रमा के प्रभाव से चलती है। तो कौन सी ऐसी युक्ति है जिससे चंद्रमा को प्रसन्न किया जा सके? एक तो डॉक्टर राजेश ओझा जी ने बताया, संतोष जी ने बताया कि माँ चंद्रमा का कारक होती है। जिसके घर में माँ हो, माँ का चरण छुए, उनका सम्मान करें, महिला का आदर करें। इसके अलावा और कौन कौन सी युक्तियां हैं जिससे चंद्रमा को प्रसन्न किया जा सकता है, अपने अनुकूल किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जो ध्यान होता है, जी जी प्राणायाम की जो योग की जो चीजें होती हैं, उससे भी मन को एकाग्र किया जाता है, चंद्रमा उससे भी मजबूत होता है। और यदि अगर आपके घर में माँ का, मान लीजिए माँ नहीं है या उनका देहांत हो जी गया है, तो माँ से जी संबंधित जो लोग हैं उनकी भी आप चरण वंदना कर सकते हैं या उनसे भी आप चीजें कर सकते हैं, तो उससे भी चंद्रमा मजबूत होता है। तीसरा हो गया शंकर जी, भोले बाबा के शरण में जाने से भी चंद्रमा की शांति मिलती है। बहुत से लोग रुद्राभिषेक भी कराते हैं मन की शांति के लिए, मन में उनके द्वेष रहता है। तो चंद्रमा को मजबूत करने के तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन सबसे पहला तरीका जो है, अगर हम 5 से 10 मिनट का चंद्रमा के नीचे बैठ के, जब शाम को चंद्रमा निकलता है, चटाई बिछा के और चंद्रमा के नीचे अगर 5 से 10 मिनट बैठें और ध्यान लगाएं 5 से 10 मिनट, तो सबसे अच्छा चंद्रमा को पीड़ित कम करने का जो सबसे अच्छा साधन मुझे यही लगता है कि चंद्रमा के नीचे बैठकर ध्यान लगाया जा सकता जी। है। जी डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी, मैं भी इसी सवाल पर आपका भी जवाब लूंगा चंद्रमा को लेकर के, और इस चर्चा को विराम दूंगा। तो आपका क्या कहना है? देखिए देवकी जी, चंद्रमा को कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जायता, चंद्रमा मन का कारक है और कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर किसी भी कार्य के करने के पहले अगर आपका मन ठीक है, प्रसन्न है, पॉजिटिव सोच में, तो आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में उद्विग्नता है, एकाग्रता नहीं है, आप छोटी छोटी बात को लेकर इरिटेट होते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, आपके मन में घबराहट होती है, बेचैनी होती है, आप परेशान हो जाते हैं, अनिर्णित स्थिति में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपका चंद्रमा पीड़ित है। अगर आप कोई भी काम करते हैं उसमें माता का कष्ट है, बहन का कष्ट है, महिला जाति से आपको कष्ट है, तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा प्रभावित है, जिसके नाते इस तरह की चीजें होती है। अगर आप जॉब में हैं, जा रहे हैं, अगर आपको महिला से प्रताड़ना मिल रही या किसी महिला के द्वारा आपका भाग्योदय हो रहा है, अगर किसी कहीं जा रहे हैं तो महिला के द्वारा आपका भाग्योदय हो रहा है, महिला आपका सराहना कर रही है या कहीं से आपको आगे बढ़ाने में उसकी अहम भूमिका है, तो आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं से ठीक है। अब चंद्रमा को कैसे ठीक रखा जाए? कहते हैं कि चंद्रमा को भगवान शिव अपने सर पर धारण करते थे। तो एक मंत्र है भगवान शिव की अगर आराधना करा जाए, ओम सोम सोमाय नमः, अगर इस मंत्र का जप किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप किया जाए तो चंद्रमा इससे खुश होते हैं। अगर आप सायंकाल चंद्रमा को गाय के दूध से अर्घ देते हैं तो उससे चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। अगर आप किसी बच्ची को या किसी महिला को दूध से बनी वस्तु खिलाते हैं तो उससे चंद्रमा आपका मजबूत होता है। आप कहीं जाते हैं सोमवार के दिन
तो आप क्या करें कि दूध से बनी वस्तु जैसे बर्फी है, खीर है, खिलावें। आपकी बहन हो या माँ हो या कोई सधवा महिला हो, उसका अगर हम साड़ी गिफ्ट करते हैं या चंद्रमा बना करके किसी नदी में प्रवाहित करते हैं तो उससे मेरा चंद्रमा ठीक होता है। और एक इसका मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह श्री चंद्रमसे नमः। अगर हम इस मंत्र का रोज एक माला अगर हम जप करें, या ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का अगर हम जप करते हैं, या ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं, तो हमारा चंद्रमा प्रसन्न होता है और हमसे जो चंद्रमा से संबंधित परेशानियां वो दूर होती हैं। चंद्रमा भाग्य को बढ़ाने में, कार्य को करने में, व्यक्ति के प्रगति में हर जगह चंद्रमा की बड़ी अच्छी भूमिका होती है, क्योंकि वह प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी इंडिकेट करता है। अगर आप अनुकूल परिस्थिति में तो सभी आगे बढ़ते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति को कोई अनुकूल कर ले और आपदा को अवसर में बदल ले तो समझ लीजिए कि चंद्रमा आपका ठीक है। तो इस तरीके से करके आप जीवन में प्रगति कर सकते हैं। तो चंद्रमा की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। तो चंद्रमा को हमने छोटे छोटे उपाय बताया, ये करने से अच्छा रहता है। दूसरी सबसे सरल तरीका है कि आप सोमवार के दिन सफेद वस्तु का दान करें, दूध से अर्घ चढ़ावें। अगर कहीं प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हैं या किसी भी कार्य में जा रहे हैं या कोई डील करने जा रहे हैं तो सफेद वस्त्र ही धारण करना आपके लिए अच्छा रहेगा, या आप सफेद चंदन सर पर लगावे, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीजें जितना आपको छोटे छोटे उपाय बता कर करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इससे पीड़ित चंद्रमा भी आपके अनुकूल फल देने में के लिए बाध्य होगा। जी, बहुत सार्थक चर्चा आज के ज्योतिष सम्मेलन में रही। और जो अब जो मैं समझ पाया हूँ, मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी समझ पाए होंगे कि चंद्रमा ही पूरे जो 12 ग्रह हैं, चंद्रमा उनमें सबसे प्रभावी और महत्वपूर्ण ग्रह है। अगर चंद्रमा को आप ठीक कर लेते हैं, मतलब चंद्रमा को अगर प्रसन्न कर लेते हैं, चंद्रमा को अपने अनुकूल कर लेते हैं, तो आपके जीवन की जो बाधाएं हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। बहुत सार्थक चर्चा रही आज के ज्योतिष सम्मेलन में। और हम सारे जो हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी, आपका धन्यवाद। आचार्य राजेश ओझा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शैलेश मणि त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष कुमार मंगल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सार्थक चर्चा रही। और चंद्रमा पर जो उपाय बताए गए हैं, मुझे लगता है ये सभी मतलब किसी ग्रह के जातक हो, किसी ग्रह की उनकी कुंडली हो, कहीं कोई ग्रह बैठा हो, लेकिन चंद्रमा को सबको प्रसन्न रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे लगता है यही बात निकल करके सामने आई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय माई, जय माई, जय माई।